नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा है। गोरखपुर पेपराइज फोरलेन का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। देवर समाज सेवी के घर जाएंगे सीएम योगी। परमेश्वर प्रसाद के घर श्रद्धांजलि देंगे। 4 बजे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। राप्ती नगर रैन बसेरा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जरूरतमंदों को कंबल वितरित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय का गोरखपुर का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है। उनके दौरे को लेकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही रैन बसेरा भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही उनसे बातचीत भी करेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय का गोरखपुर का दौरा है। रैन बसेरों से मुलाकात करेंगे, उनको कंबल वितरित करेंगे सीएम योगी। 4 बजे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा है। गोरखपुर पेपराइज फोरलेन का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। देवर समाज सेवी के घर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। परमेश्वर प्रसाद के घर श्रद्धांजलि देंगे। 4 बजे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। राप्ती नगर रैन बसेरा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जरूरतमंदों को कंबल वितरित भी किए जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का 2 दिवसीय का दौरा है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। 28 मार्च तक प्रकाशित होगी मतदाता सूची। मतदाता सूची के बाद आपत्ति दर्ज होगी। 17 से 27 मार्च तक पोलिंग स्टेशन मैपिंग और मध्य स्थलों के वार्डों की बता दें कि मैपिंग होगी। 28 मार्च को अंतिम सूची प्रकाशित होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार की जा रही है। लखनऊ से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि मतदाता सूची 28 मार्च तक प्रकाशित होगी। इस सूची के और इसके बाद 28 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि सभी, और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मतदाता अपनी जानकारी की जांच कर सकेंगे। आवश्यक सुधार समय पर करवा सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मतदाता सूची प्रकाशित होगी। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण, और इसके साथ ही बता दें कि स्थलों, और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है और मार्च को बता दें कि अंतिम सूची प्रकाशित होगी। इसी पर रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? तो लगभग जो 15 जनवरी है उसको जो सूची है वो प्रकाशित होनी थी। और अगर बात की जाए तो ये दूसरी बार हुआ है कि दूसरी बार में जो सूची है उसका जितना है उसको बदला गया, यानी कि जो काम है मतदाता सूची का वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। जिसके लिए अगर बात किया जाए तो जो अंतिम तिथि है वो एक बार फिर 31 फरवरी की दी गई है, यानी कि 21 फरवरी से पहले जो मतदाता सूची है उसके जो पूरे काम है उससे कर लिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो 16 मार्च से लेकर जो 21 मार्च तक जो कंप्यूटर की जो फीडिंग है, यानी कि जो रॉ मटेरियल जो निर्वाचन को दिया जाएगा, निर्वाचन आयोग उस जो प्रक्रिया वो पूरे महीने में पूरा करेगा। और उसके बाद मार्च के बाद जो डेट है वो उसके बाद फिक्स हो जाएगी, यानी कि लगभग अगर बात किया जाए तो 28 मार्च की जो तिथि है वो पंचायत चुनाव के लिए सुनिश्चित की गई है कि यानी कि 28 मार्च तक जितनी भी आपत्तियां हैं या जितनी भी कंप्यूटराइज जो रिसीड है वो जारी की जाएगी। और अगर सबसे बड़ी बात यह अगर वर्षा की जाए तो मई के जो अंतिम सप्ताह है उसमें उसके बाद कभी भी जो अधिसूचना है वो जारी की जा सकती है पंचायत चुनाव की। तो बड़ी बात यह है कि अधिसूचना से पहले जो चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी जो वोटर जो ड्राफ्टिंग है वो पूरी कर ली जाए। जिस तरीके से अगर इसमें एक बड़ा संशय ये भी दिखाई दे रहा है कि जो विभाग है पंचायती राज विभाग से की ओर से जो ओबीसी का जो आरक्षण है वो अभी तक नहीं जारी किया गया, यानी कि आरक्षण के आधार पर जो वोटिंग है वो उसका जो परफॉर्मा है वो अभी तक तैयार नहीं किया गया। यानी कि चुनाव आयोग है उसने पंचायती राज विभाग से भी बातचीत करी है और पंचायती राज विभाग की ओर से भी स्पष्ट किया गया है कि जल्द से जल्द जो उनका ड्राफ्टिंग है वो कर ली जाएगी। यानी कि
साफ तौर पर दूसरी बार जो पंचायत चुनाव की जो ड्राफ्ट जो लिस्ट का जो टाइमिंग है उसमें संशोधन हुआ। उसमें दूसरी बार लिस्ट में जो नाम बढ़ने का जो सिलसिला था वो लगातार जारी है, जिसकी वजह से दूसरी बार जो पंचायती राज की जो लिस्ट है पंचायत चुनाव की उसमें संशोधन के लिए लगातार टीमें बीएलओ की अगर बात किया जाए, तमाम ग्राम प्रधानों की बात की जाए, तमाम लोग सक्रियता से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मतदाता सूची को लेकर के जो अपडेशन है वो कहीं ना कहीं मार्च के अंतिम सप्ताह में आने की आशंका है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव को लेकर के जो अधिसूचना है वो भी मई के अंतिम जो सप्ताह है इसमें आने की आशंका है। तो एक कुल मिलाकर के एक बड़ा चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा ही एक प्लानिंग है जिसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 28 जो मार्च की जो तिथि है वो अंतिम तिथि चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है कि 28 मार्च तक जो सभी ड्राफ्टिंग है वो पूरी तरीके से कर ली जाए। ये कंप्यूटर की जो पूरी चीजें हैं वो पूरी कर ली जाए, यानी मतदाता जो है वो 28 मार्च से देखना जो संकल्प है वो कहीं ना चुनाव आयोग जब लिया है और उसको लेकर सभी टीमें हैं वो लगातार प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर चुनाव आयोग की बात किया जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि जो जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है वो अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। जो जितने भी बीएलओ हैं या जितने भी पंचायती राज चुनाव पंचायती राज विभाग की ओर से जो ड्राफ्टिंग है, जो ओबीसी वर्ग का जो जितना भी आरक्षण है वो अभी तक डिसाइड नहीं किया गया, उनकी ड्राफ्टिंग नहीं पूरी की गई है। तो इसलिए जो समस्या है, जो समय है वो लग रहा है। तो यानी कि ड्राफ्टिंग पूरे होने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो बीएलओ हैं और जो ग्राम प्रधान है उनकी ओर से लगातार काम भी किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो चीज है उसको लेकर के एक चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 28 मार्च एक लास्ट तिथि है। इसके बाद से कोई भी जो संशोधन है वो पहले जितनी भी चीजें हैं उसको सुनिश्चित करें, सभी विभाग करके इसके जो चीजें हैं वो कहीं सामने आएगी। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण हो और निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, इसके लिए क्या कुछ आदेश हैं? देखिए, चुनाव प्रक्रिया को लेकर के चाहे जिला प्रशासन हो चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, सभी तरीके से जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न कराने के लिए लगातार ये दूसरी बार जो ड्राफ्ट लिस्ट का जो चीज है उसमें टाइमिंग में बदलाव किया गया है। यानी कि जो भी मतदाता आ रहे हैं उनकी पूरी तरीके से उनको देख समझ करके उनका नए निर्वाचक हैं उनको उनका कार्ड बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका नाम नई मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है। यानी कि एसआईआर के बाद से जितनी भी चीजें थी, एसआईआर में जिनका नाम कटा है उसके बाद जो नए मतदाता है उनका नाम जोड़ा जा रहा है। यानी कि सभी लोगों को एक पारदर्शी रूप से लगातार काम किए जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं एक जिस चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो और कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण ढंग से इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को कराया जाए। यानी कि निर्वाचन आयोग हो चाहे जिला प्रशासन हो, पूरी तरीके से सजग और सतर्क नजर आ रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरीके की कोई समस्या या बाधा उत्पन्न न हो पाए। वक्त अमन, अगर देखा जाता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, कई ऐसे जिला होते हैं जहां पे चुनाव का बहिष्कार भी किया जाता है और मतदाता सूची का आदेश है और निष्पक्ष कराने के लिए, पारदर्शी कराने के लिए तमाम निर्देश दिए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए इसमें किस तरह की पहल देखने को मिलेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो लगातार एक सबसे बड़ा जो चुनाव प्रक्रिया से जो जुड़ा मुद्दा है एसआईआर, उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के सभी प्रभारी मंत्रियों की बात की जाए, विधायकों की बात की जाए या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए, सभी पूरी तरीके से अपने अपने कामों को लेकर के स्पष्ट है और उन्होंने साफ तौर पर जो सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हो पार्टी की ओर से या फिर जितने भी जो सरकारी महकमे से जुड़े कर्मचारी हों, यानी कि बीएलओ की बात की जाए या जिला प्रशासन से जुड़े लोगों की बात की जाए, सभी तरीके से सभी लोग एक जागरूकता का जो मैसेज है
वो लगातार सब तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से कल चुनाव आयोग ने एक बड़ी प्रेस की थी, उसमें साफ तौर पर जो आंकड़े हैं उनको दर्शाया था। तो कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर मैसेज है कि जितने भी जो मतदाता हैं, जो जिनके पास साक्ष्य है, उनका नाम इस बार की मतदाता सूची में होगा, और जो जिनके पास साक्ष्यों की कमी है या कहीं ना कहीं अगर बात की जाए वो उत्तर प्रदेश के से तारुफ नहीं रखते हैं, तो उनका मतदाता सूची से नाम काट दिया गया। तो साफ तौर पर इस चीजों को पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया है राज्य सूचना आयोग की तरफ से कि सभी जो जितने भी मतदाता हैं वो अगर उत्तर प्रदेश से कहीं से भी तारुफ रखता है, अगर उनके पास साक्ष्य हैं, साक्ष्यों के आधार पर सभी मतदाताओं का जो नाम है वो मतदाता सूची में रखने का जो स्पष्ट निर्देश है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस बार दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह से मतदाताओं की बात की जाए या जिला प्रशासन के लोगों की बात की जाए, तो साफ तौर पर सभी को एक स्पष्ट मैसेज है कि जितने भी मतदाताओं के नाम अगर काटे जा रहे हैं तो क्यों काटे जा रहे हैं, अगर जोड़ने जाना है तो उन मतदाताओं का नाम क्यों जोड़ा जाए। तो इस सभी तरीके से सभी लोगों को ये स्पष्ट जानकारी, जागरूकता के थ्रू एक मैसेज दिया गया, और कहीं ना कहीं सभी लोग इसमें स्पष्ट रूप से स्पष्ट भी नजर आ रहा है। वक्त ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रयागराज में माघ मेला का महोत्सव जारी है और सुरक्षा प्रबंधों को कड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने भीड़ पर निगरानी के लिए कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना है। प्रशासन ने पुलिस और स्थानीय निगरानी टीमों को भी मुस्तैद रखा है ताकि मेला सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। और प्रयागराज से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और कैमरों के जरिए से निगरानी रखी जा रही है और तीर्थयात्रियों के लिए तमाम व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। यूपी रोडवेज यूनियन ने कार्रवाई क्षेत्रीय प्रबंधक एस.के. नागर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कामरिक अनशन और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। मंगलवार को रोडवेज बस स्टैंड पर क्षेत्रीय अध्यक्ष जगपाल सिंह यादव और मंत्री अखिलेश दुबे के नेतृत्व में दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक धरना दिया गया। यूनियन का आरोप है कि 2 माह में 100 से अधिक संस्थारण, अनुशासिक मामलों का मनमाना निस्तारण और सैफई डिपो में 9.42 लाख की लूट का बिना दंड निपटारा किया गया। कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार की जांच और समय सारणी के अनुसार बस संचालन की मांग की है। मांग पूरी न होने तक रोज धरना जारी रहेगा। अखिलेश दुबे, क्षेत्रीय मंत्री, यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन इटावा क्षेत्र। आज क्या मामला हुआ है जो आप लोग आंसर है कि हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय प्रबंधक इटावा एस.के. नागर जी द्वारा इटावा क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसमें ट्रांसफर उद्योग बनाकर कम से कम 100 स्थानांतरण इधर से उधर किए, कई अनुशासनिक प्रकरणों का निस्तारण बिना कोई दंड दिए क्रियान्वित किया गया, जिसमें लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। वेबर में बिना जनरेटर का चले मतलब विभाग को 83 लाख रुपए का भुगतान इन्होंने कर दिया। विभाग से 83 लाख रुपए प्राइवेट ठेकेदारों के लिए चेक जारी करा दी, जिसका जबकि कोई जनरेटर संचालित ही नहीं किया गया, जिसकी कंप्लेंट प्रबंध निदेशक महोदय को की गई है। क्या नाम है आपका? जगपाल सिंह यादव, क्षेत्रीय अध्यक्ष रोडवेज, यूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन। क्या आज ऐसा कारण है आप लोगों को ऐसी सर्दी में अनशन रखना पड़ रहा है? आरएम जब से प्रभारी आरएम हुए हैं तो 1 महीने के अंदर इन्होंने कम से कम 100 ट्रांसफ़र जो है इधर से उधर किए हैं, जो कि ये इतना नौकरी में 2 साल में भी कोई भी क्षेत्रीय प्रबंधक नहीं करता है और ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन्होंने जो है एक सैफई में जो है 10 लाख रुपया चोरी हुआ, उसमें एक स्टेशन इंचार्ज को वार्निंग देके छूट कर दी और वहीं इसकी पोस्टिंग कर दी।
एसआईआर के बाद इटावा में मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी किया गया है। बता दें कि जबकि 12,029 थे, यानी कि 2,033 40 मतदाता कम हुए हैं। सबसे ज्यादा कमी इटावा सदर विधानसभा में दर्ज की गई है, जहां बता दें कि जसवंत नगर में भी सबसे कम मतदाताओं की कमी आई है। जिला प्रशासन के अनुसार कई मतदाता अनुपस्थित और मृत पाए गए हैं, जबकि कुछ की मैपिंग अभी बाकी है। प्रकाशन कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संबंधित जो भी माननीय अध्यक्ष अन्य जो हमारे पदाधिकारीगण और मीडिया और प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी उपस्थित यहाँ पे पत्रकार भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 4 नवंबर 2025 से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण मतदाता सूचियों का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और जिसका जो ड्राफ्ट जो एक्सरसाइज हुई 4 नवंबर 2025 से लेकर 26 दिसंबर 2025 तक, तो वो जो एक्सरसाइज एसआईआर की हुई उसका ड्राफ्ट आज प्रकाशित हो रहा है 6 जनवरी 2026 को। और इस ड्राफ्ट के पहले जो मतदाताओं की जो संख्या थी वो थी 12,29,631 और उस समय 1342 बूथ थे। अब एसआईआर में जो कार्रवाई हुई है उसके बाद जो स्थिति बनती है वो ये है कि 12,29,631 जो मतदाता थे, अब 9,96,613 मतदाता अब है मतदाता सूची में। तो एक तो ये है मतदाताओं की संख्या घटी है। अब जो घटने का कारण है वो है मृतक और जो अनुपस्थित हैं या जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं या जिनका नाम मतदाता सूची में पहले से है या और भी अन्य कारण। तो इस तरह से 2,33,040 मतदाता ये हमारे। खबर यूपी के श्रावस्ती से है। इंदौर में दूषित पानी की घटना के बाद भिनगा नगर पालिका पूरी तरह अलर्ट हो गई है। नगर क्षेत्र में जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 विशेष टीमों का गठन किया गया है। टीमों ने आज घर घर जाकर पानी के नमूने एकत्रित किए हैं और ओटी टेस्ट के जरिए उनकी शुद्धता की जांच की जा रही है। जलकल विभाग ने बताया है कि नगर पालिका के सभी वार्डों से नमूने लिए जा रहे हैं और जाँच के परिणामों में पानी पूरी तरह सुरक्षित पाया गया। अधिकारियों ने कहा है कि अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा ताकि नगरवासियों को साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध हो सके। इंदौर की घटना के बाद हम लोग काफ़ी सतर्क हुए हैं और इसके साथ ही हमारी 4 टीमें पूरे वार्ड में लगी हुई हैं और वो पानी के प्रति वार्ड 4-5 सैंपल हम लोग ले रहे हैं और उसको जल निगम नगरी भेजकर उसको चेक कराएंगे। नगर पालिका प्रतिबद्ध है जनता को शुद्धता और स्वच्छ पेयजल देने के लिए और साफ सफाई का माहौल बनाने के लिए। गोरखपुर में देर शाम रिटायर्ड लेखपाल के घर बदमाशों ने धावा बोलकर 80 लाख रुपए की कीमत गहने नगद लूट लिए और इस घटना के बाद पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें लुटेरे नकाब पहन के बता दें कि बाहर निकलते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने घटनास्थल से डीवीआर जब्त कर पूरी जांच शुरू कर दी है और एडीजी ने बताया है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़कर न्याय के हवाले किया जाएगा। पुलिस पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा चुकी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ये एक गंभीर घटना हुई है कल शाम को। परिवार यहाँ पर रहता है, रिटायर्ड लेखपाल है। उनके परिवार के लोग घर पे थे, स्वयं भी घर पे थे। उस समय 4 बदमाश मोटरसाइकिल पे 2 मोटरसाइकिल पे आए हैं और बहाना बना के अंदर घुसे हैं और अंदर जाके उन्होंने उनको वेपन से कवर कर लिया है और जो घर में ज्वेलरी और पैसा था उसको करीब आधा घंटा रुके, उसको छीन के ले गए हैं। इसमें हमारी कई टीमें इस केस पर काम कर रही है
और हमें विश्वास है कि हम जल्दी इसका पर्दाफाश करेंगे। सारी जानकारियाँ की जा रही है और जैसे कोई आपको जानकारी देने योग्य बात हो जाए। कितनी लूट हुई है? परिवार ने काफ़ी बड़ा अमाउंट बताया है और लिस्ट हमने उनसे ली है और करीब 80 लाख की लूट उन्होंने बताई है। तो ठंड ऐसे में काफी पड़ रहा है और चोर भी सक्रिय हो गए, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए आज? हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि सतर्क रहें और अपने घरों पर और आसपास प्रधान जी और सारे जो गांव के लोग हैं मिलकर जरूर कैमरे लगवाएं और घर का जो मेन दरवाजा है उसको मजबूत लोहे का बनाएं। बिजनौर के रामगंगा बैराज रोड के पास एक स्कॉर्पियो कार बता दें कि अनियंत्रित होकर बैराज के पानी में गिर गई और कार में भरी हुई थी प्रतिबंधित खैर की लकड़ी, जिसकी कीमत काफी ज्यादा बताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कार को बाहर निकालने का प्रयास किया, जबकि एक कार सवार शीशा तोड़कर फरार हो गया। कोडिन सिरप मामले में आरोपी को बता दें कि बड़ा झटका लगा है। गाजीपुर प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सैदपुर स्थित स्वास्थ्य मेडिकल एजेंसी का संचालक वर्मा 14 दिसंबर से जिला जेल में बंद है। वहीं मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को रिमांड पर अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए बता दी कि राज्य कर विभाग के अधिकारियों की निष्कासिता पर कड़ी टिप्पणी की है और आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव को आदेश दिए गए हैं। एक जमानत प्रार्थना पत्र सर्वांश वर्मा की तरफ से थी, उनके बेल पे आज सुनवाई हुई और 1,92,000 अवैध तरीके से कफ सिरप की तस्करी किया था सर्वांश वर्मा ने। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आज सर्वांश वर्मा की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। और इसमें क्या हुआ है? और प्रथम सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह जी ने इसमें स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को भी इस मामले से अवगत कराया है, दिशा निर्देश दिया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इसकी जांच ठीक ढंग से की जाए। शासन को भी इन्होंने इस फैसले की कॉपी भेजा है। इसके अलावा इसी मामले में भोला जायसवाल की भी जो है पेशी हुई थी। हाँ, वारंट बी के तहत भोला जायसवाल को आज सोनभद्र जेल से लाया गया था। फतेहपुर के विकासखंड स्थित हाजीपुर क्षेत्र में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली सामने आई है। बिंद की विधायक जय कुमार जेके ने दोबारा निरीक्षण कर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। अस्पताल में गंदगी, बंद कमरे और मूलभूत सुविधाओं का अभाव मिला। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाजीपुर गंग गांव सभा में समरेटा गांव में स्थित है। इसको 5 वर्ष हो गए लगभग बने, लेकिन अभी यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है और बहुत खराब है। सभी ग्रामीणों की मांग है कि ये नियमित रूप से सरकार ने अगर हमारी गांव सभा में इतना बड़ा अस्पताल बनाया है तो यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था हो, लगातार ओपीडी हो, इनमें जो आवास बने हैं, आज आवास का ताला मैंने तोड़वाया है और उसमें आप सब गांव वाले लोगों ने कम से कम 5 वर्ष पुराने बम्बुल के पेड़ खड़े हैं। बहुत मधुमक्खी हैं, जितने भी डॉक्टरों के आवास हैं वहाँ तक जाना पहुँचना इतना, वहाँ पे घास है, पेड़ पौधे हैं, मधुमक्खियाँ हैं, इसके कारण अंदर तक जाना संभव नहीं है और ये स्वास्थ्य विभाग ने घोर लापरवाही किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से, हमारा एक बहुत अच्छा बना हुआ है, किंतु सफाई कर्मचारी न होने से सफाई की अत्यंत दिक्कतें हैं और स्टाफ की नियुक्ति न होने से स्टाफ का जो आवास है वो भी खाली पड़े हुए हैं। तो अगल बगल झाड़ी आड़ी बहुत ज़्यादा उगी होने की वजह से, बबूर उगी होने की वजह से विधायक जी ने बोला कि ग्राम सभा के लोग मिलकर इसकी सारी लकड़ियाँ काट के साफ कर देंगे और आप इसमें अपना ताला लगवाइए
और बजट आने पर इसको जितना भी साफ मेंटेन कर लीजिए वो उतना मेंटेन हो जाए। और जब यहाँ पे लोग आएंगे रहने के लिए तो उनको वहाँ पे रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी। 6 लोगों का स्टाफ है, जिसमें 2 डॉक्टर हैं, 2 फार्मासिस्ट हैं, 1 वार्ड बॉय और 1 वॉशरमैन। केवल दिन के स्तर पे यहाँ पे मरीज़ देखे जाते हैं। एक फार्मासिस्ट रात भर रुकते हैं, तो इमरजेंसी में भी कोई आ जाता है तो उसका भी उपचार अपने स्तर से किया जाता है। एम्बुलेंस ना होने की वजह से आदमी को अपने साधन से बाहर जाना पड़ता है रेफर करने के लिए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।